हेलो गाइस, नमस्कार। लक्ष्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। जैसे कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे, शिक्षक भर्ती की नई कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए जो सिलेबस है वो मैंने इसमें ऐड कर रखा है, और ये जो सिलेबस है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य विद भावेश गजपाल सर्च करने पर वहां पर मिल जाएगा। जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही उसी नाम से आप सर्च करके टेलीग्राम में, वहां पर आप ये सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस टॉपिक को हम बड़े ही आसानी से चित्रों के माध्यम से या शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि मार्केट में 3-4 या 5-6 वैरायटी के बुक मिलेगा, तो सबके लिए यह पॉसिबल नहीं है कि वो सब बुक को एक साथ पढ़ पाए। तो उन्हीं सब पुस्तकों का मिश्रण है, सार है, अर्थात सबका एक सार मैंने तैयार किया है पेडागोजी के रूप में, बाल विकास के रूप में। और इस पूरे स्लाइड में मैंने डायग्राम्स और जो चित्र हैं उन सभी का प्रयोग किया है। साथ ही साथ हम इसमें क्वेश्चंस जो एमसीक्यू हैं, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, चाहे वो सहायक शिक्षक हो या टीटी के पेपर में हो, क्योंकि पेडागोजी तो उसमें भी आना है, ठीक है। तो उन सभी को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, प्रश्नों के साथ, उत्तरों के साथ। और यकीन मानिए आपको सब प्रश्नों के उत्तर मेरे इस नोट्स में मिलेंगे। जितने भी प्रश्न अब तक आए हुए हैं सबके उत्तर मेरे इस नोट्स में आपको मिलेंगे। अब हम देखते हैं सहायक शिक्षक के पद हेतु जो परीक्षा योजना है, जो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए जो सिलेबस है वो सेम है। तो हिंदी माध्यम के लिए जो सिलेबस और अंग्रेजी माध्यम के लिए जो सिलेबस है उसमें कुल होंगे 150 प्रश्न, 150 क्वेश्चंस, जो कि होंगे 150 अंकों के, 150 मार्क्स के, ठीक है। तो इसमें सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक क्या है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, जो कि 30 अंक कवर करता है। इसके साथ साथ ही बाकी सब में भी पेडागोजी शामिल होता है। ये केवल 30 अंक, 30 प्रश्न ही मत मानिए, इसमें भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र शामिल है। चाहे वो सामान्य हिंदी हो, इसमें भी आएंगे प्रश्न, चाहे वो सामान्य अंग्रेजी हो, चाहे सामान्य गणित हो। सामान्य हिंदी के अंक 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी के 25 अंक, गणित के 30 अंकों के प्रश्न आएंगे, पर्यावरण अध्ययन के 20 अंकों के प्रश्न आएंगे, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में 10 अंक आएगा, और सामान्य ज्ञान जीएस जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रश्न आते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से भौगोलिक से लेकर इतिहास तक और करंट अफेयर से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था तक, नगरीय निकाय, पंचायती राज तक सब आपको पढ़ना पड़ सकता है, जिसमें कुछ प्रश्न दे देते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के 10 अंक, और हर एक अंक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस पे आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को तो बहुत सारे लोग बना ही लेते हैं। जो व्यापकों का तैयारी कर रहे हैं वो तो बाकी प्रश्नों को बना ही लेंगे, लेकिन आपको पेडागोजी पे ज्यादा मेहनत करना है ताकि उसके प्रश्न आपसे छूटे ना। और यकीन मानिए अगर आप 100 अंक भी ला रहे हैं ना, तो इतना कॉम्पिटिशन हो रहा है कि 100 अंक, 90 अंक, है ना, 90 अंक, 100 अंक, तो ये आपके लिए बहुत ही सेफ अंक होगा। 90 से लेकर 100 तक अंक 150 में, तो इतना आपको नंबर लाना है, ऐसा तैयारी करके चलिए, ठीक है। इसके बाद इसके नीचे के अंक में भी भर्ती हो कैंडिडेट्स मिलेंगे, बट इस बार कंपटीशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा, ठीक है, जो मेरे पुराने कैंडिडेट्स थे, विद्यार्थी थे, ठीक है, उनके मैंने कुछ रिव्यू लिए हुए हैं। तो इसके बाद के वीडियो में आपको वो रिव्यू देखने मिलेगा, तो वो वीडियो भी जरूर देखें आप, और समझे कि कैसे उन्होंने तैयारी किया है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करते हुए चलना है। सहायक शिक्षक के बाद शिक्षक के सिलेबस में भी हम देख लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इसमें आएंगे 30 अंक, 150 अंक का पेपर होगा, तो 30 अंक मतलब 30 प्रश्न। सामान्य हिंदी के 25 अंक, सामान्य अंग्रेजी के 25 अंक मतलब 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान के 30 अंक, सामाजिक अध्ययन के, जिसमें सभी चीजें शामिल होंगी, भूगोल वगैरह और संविधान वगैरह, तो वो 20 अंक, इतिहास वगैरह शामिल होगा भारत का। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में 10 अंक, और सामान्य ज्ञान जीएस जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रश्न संबंधित होंगे वो 10 अंक, ठीक है। इस प्रकार से 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र बनेगा। नंबर ऑफ पद अभी जो जैसा देखने मिल रहा है वो कम आया है, तो आप मान के चलिए 90 से अगर आप ऊपर नंबर ला रहे हैं, 90 भी मैं कम ही बोल रहा हूं, तो उससे ऊपर नंबर अगर आप ला रहे हैं तो ही आप सेफ है, मान के चलिए, तभी आपका शिक्षक पद के लिए चयन हो पाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे मेन टॉपिक की ओर। तो मुख्य टॉपिक है हमारा आज का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी में मनोविज्ञान।
तो मनोविज्ञान को समझेंगे, कौन कौन से मनोविज्ञान होते हैं, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, फिर बाल विकास को समझेंगे, फिर वृद्धि और विकास को समझेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। कौन कौन से फिलोसोफर हुए, दार्शनिक हुए, जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं अलग अलग फील्ड में, उन सभी दार्शनिकों को कैसे याद करना है, कैसे ट्रिक से याद करना है, वो भी थोड़ा मैं बताऊंगा कि कम से कम हम पकड़ तो लेंगे कि कौन क्या थ्योरी के ऊपर बोलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम देखते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु और सुकरात दो फेमस नाम है। अरस्तु या एरिस्टोटल जो सबसे पुराने दार्शनिक हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान, मन में जो चल रही क्रियाएं हैं उसको एक साइंस का नाम देकर मन का विज्ञान कहा। तो इसके जनक, इसके फादर कहे जाते हैं अरस्तु। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी दिया। फिर हम बात करते हैं विलियम वुंट की, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये विलियम वुंट है। ठीक है, तो वुंट एक जर्मनी के वैज्ञानिक है। 1832 में इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि जो मनोविज्ञान है ना, जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान, चेतना का मतलब उसमें जो समझ है, उसमें उस मन के अंदर जो समझ है, ठीक है, जो चेतना है, जो याद करने की क्षमता, उसका विज्ञान है। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान अगर किसने कहा है ये पूछेगा तो सीधे आप क्या बताएंगे, विलियम वुंट। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। किसने? विलियम वुंट ने। याद रखेंगे, चेतना का विज्ञान, विलियम वुंट की अवधारणा। ठीक है, अब इन्होंने एक और बड़ा काम कर दिया कि भाई प्रयोग करके देखा। तो वुंट को ना प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस प्रश्न को अभी पिछले शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन को मैं शामिल किया हूं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है। ठीक है, तो आप लगाएंगे विलियम वुंट। ये प्रश्न पिछले शिक्षक भर्ती में पूछा गया है, सहायक शिक्षक के पेपर में, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोगात्मक, इन्होंने प्रयोग करके देखा। अब प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? प्रयोगशाला चाहिए। प्रयोगशाला चाहिए ना भाई, तो प्रयोगशाला रहेगा तभी तो प्रयोग कर पाएंगे। तो इन्होंने प्रयोगशाला बनाया, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है। विलियम जेम्स और विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। यह प्रश्न भी आया हुआ है, किन्होंने मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। तो फट से आपको लगाना है विलियम वुंट और विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम वुंट का ऑप्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, अगर जेम्स है तो जेम्स लगाएंगे, वुंट है तो वुंट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन वुंट ही आपको ऑप्शन में देगा। अब प्रयोगशाला का संबंध प्रयोग से है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हुए? विलियम वुंट हुए। ये दो क्वेश्चन यही पकड़ा गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम वाटसन। अब आते हैं वाटसन। वाटसन की अलग अलग विचारधारा आती है, तो वाटसन को हम थोड़ा ही पढ़ेंगे। वाटसन जब भी नाम आएगा आप समझेंगे वाटसन का व्यवहार अच्छा है। व्यवहार, तो वाटसन का संबंध व्यवहार से है। वाटसन का वह, व्यवहार का वह। ठीक है, तो वाटसन का संबंध व्यवहार से है। व्यवहारवाद का पितामह, पितामह कहा जाता है, फादर ही नहीं है वो, पितामह है। ठीक है, तो व्यवहारवाद का पितामह किन्हें कहा जाता है? ठीक है, वाटसन। देखिए ये जो पितामह है, ये जनक है ना, ये अलग अलग किताबों में हो सकता है कुछ एक दो ऊपर नीचे हो। ठीक है, लेकिन मैं ये कोशिश किया हूं कि किसी मानक साइट से या मानक सोर्स से ही ये उठाने का प्रयास किया हूं। ठीक है, तो हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो, लेकिन ये व्यवहारवाद का जब पितामह की बात आती है तो उसे हम वाटसन लेते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान का, अब इन्होंने क्या बोल दिया साइकोलॉजी को कि व्यवहार का विज्ञान है। मन में जो हम सीखते हैं उसको व्यवहारों में कैसे लाते हैं, तो ये कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। इसमें हम व्यवहारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के। ठीक है, तो व्यवहारों का विज्ञान अगर बात आता है तो वाटसन आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान। क्या देखते हैं? बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं, चाइल्ड की साइकोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्लेटो हैं। कौन है? प्लेटो हैं। ठीक है, मनोविज्ञान समझ आ रहा है आपको? किसी ने उसे व्यवहार का विज्ञान कहा है, किसी ने उसे चेतना का विज्ञान कहा है। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं मनोविज्ञान के लिए। वास्तव में मनोविज्ञान को अगर हम दो भाग में तोड़ें तो मन के विज्ञान के रूप में उसे देखेंगे, और बाल मनोविज्ञान को अगर तोड़ें तो बाल मतलब बालक, जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आता उसे हम बालक लेंगे। ठीक है, और
मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, मतलब जो प्रौढ़ नहीं ऐसे बालक के मन के विज्ञान का जब अध्ययन करें, उसके चेतना के व्यवहारों का अध्ययन करें और उसकी क्रियाओं का अध्ययन करें, तो ये हम कहेंगे बाल मनोविज्ञान। ठीक है, लेकिन बाल मनोविज्ञान और बाल विकास ये दोनों में अंतर भी तो है। तो क्या किया गया, ये जो विकासात्मक मनोविज्ञान है ना, इसी की दो शाखाएं हैं मान सकते हैं, मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, ये ब्रांचेस हैं, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, या क्या बोलना चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान को बाद में बाल विकास में बदल दिया गया। ठीक है, क्यों बदला गया, क्योंकि बाल मनोविज्ञान है ना, वो किसी भी बालक के गर्भधारण काल से लेकर किशोरावस्था तक का ही व्यवहारों का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास में हम सब चीज का अध्ययन करते हैं, व्यवहारों के साथ साथ अन्य चीज का भी अध्ययन करते हैं, और वो गर्भधारण काल से लेकर मृत्यु काल तक, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक उसका जीवन खत्म ना हो जाता है तब तक वो विकास करते रहता है, बालक विकास करते रहता है। ठीक है, तो बाल विकास कहा जाता है उसे। ठीक है, वृद्धावस्था के काल तक हम उसका अध्ययन करते हैं, इसमें किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल धन मनोविज्ञान। बाल बालक, ऐसा बालक जो प्रौढ़ की श्रेणी में नहीं आता, मनोविज्ञान से तात्पर्य मन का विज्ञान, मन में चल रहे व्यवहारों का विज्ञान। ठीक है, बालकों के व्यवहारों का अध्ययन हम करते हैं बाल मनोविज्ञान में। किसमें, बाल मनोविज्ञान में। तो इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई, परिभाषाओं से आपको बहुत सारी चीज क्लियर होते जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, ये जो वैज्ञानिक है क्रो, इन्होंने क्या कहा है, तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ये देखिए गर्भकाल से केवल किशोरावस्था तक की जब बात करें तो समझ लेना वो जो परिभाषा है वो बाल मनोविज्ञान के लिए कहा गया है ना। जब किशोरावस्था तक जाकर रुक जाए गाड़ी तो वो बाल मनोविज्ञान की बात की जा रही है। तो जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है, उसे वो परिभाषा किसके द्वारा दिया गया, क्रो एंड क्रो के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ये अंतर है बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान, विकास वाला मनोविज्ञान है, डेवलपमेंट वाला। तो विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, इनके जनक के बारे में देख लेते हैं। इनके जो जनक है वो है जीन पियाजे। यहाँ पर आपको इमेज देखने मिल रहा है जीन पियाजे का, तो बड़े ही अच्छे वैज्ञानिक हैं ये। तो जीन पियाजे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब इसमें व्यक्ति या बालक के विकास का अध्ययन, विकासात्मक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे, विकास का अध्ययन करेंगे। और कैसा करेंगे, गर्भकाल मतलब जन्म की पूर्व या प्रारंभिक अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पूरा, मतलब ये सीमित क्षेत्र है किशोरावस्था तक, लेकिन विकासात्मक मनोविज्ञान में पूरा विकास। भाई विकास तो वो वृद्धावस्था में भी करेगा, कहीं ना कहीं उसका नॉलेज तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रहा है, कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। हालांकि उसमें वृद्धि रुक गई है, ग्रोथ रुक गया है, अभिवृद्धि रुक गई है। ग्रोथ एक निश्चित सीमा तक होती है, लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। बेसिक डिफरेंस है आपके विकास, वृद्धि और विकास में। ठीक है, तो विकास का अध्ययन गर्भकाल या जन्म की प्रारंभिक अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, ये विकासात्मक मनोविज्ञान में हम इसका अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, अब क्या देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा में भी तो व्यवहारों का विज्ञान है, मन के व्यवहारों का विज्ञान है। मतलब शिक्षक कैसे पढ़ाएगा, विद्यार्थी कैसे उसे ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये सभी जितने भी क्रियाकलाप आएंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम जेम्स, प्रयोगशाला वाले, है ना, जिन्होंने प्रथम प्रयोगशाला बनाया था। किसके साथ मिलकर, विलियम वुंड के साथ मिलकर। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के बाद हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। तो जो विलियम जेम्स हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं, फादर हैं, जैसे कि आपको विलियम जेम्स का यहाँ पर इमेज देखने मिल रहा है। अब हम बात करते हैं इसी में स्किनर के कुछ दिए गए तथ्यों के बारे में, मतलब परिभाषाओं के बारे में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात आती है तो स्किनर को जोड़ा जाता है। स्किनर के बहुत सारे उसमें
फैक्ट्स मिल जाएंगे, उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं अलग अलग वो मिल जाएगा। तो स्किनर क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला माना गया है। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान है ना में हम क्या शिक्षक का निर्माण कैसे होता है और विद्यार्थी उसको ग्रहण कैसे कर रहा है ना, शिक्षक जब डिलीवर करेगा तो विद्यार्थी उसे ग्रहण करेगा। तो बेसिकली शिक्षक कैसे निर्मित होता है इसके लिए आधारशिला क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये किसने कहा है, स्किनर की थ्योरी है। और स्किनर के अनुसार ही इसकी परिभाषा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है, साइकोलॉजी की ऐसा ब्रांच है, ऐसा शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। पढ़ाएगा कौन, शिक्षक, और सीखेगा कौन, बच्चा। साथ ही शिक्षक भी सीखेगा पढ़ा के भाई हमको और कैसे इसमें इंप्रूवमेंट लाना है। तो पढ़ाने और सीखने से है किसमें, स्किनर के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार, स्किनर के अनुसार। यहां पर स्किनर का आपको इमेज देखने मिल रहा है। अब हम बात करते हैं स्किनर ने और क्या परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार, किससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो स्किनर को जोड़ के देखना है, जनक में विलियम जेम्स आएगा, स्किनर के अधिकतर परिभाषाएं इसको जोड़ के देखना है। अब इसमें क्रो एंड क्रो ने भी कुछ कहा है ना। क्रो एंड क्रो जो कि बाल मनोविज्ञान के लिए परिभाषित किए हैं, तो उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के लिए भी परिभाषा दी है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का, किसका, सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। किसका, सीखने का, सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। लेकिन इसी क्रो एंड क्रो ने जब बाल मनोविज्ञान का परिभाषा दिया था तो गर्भकाल से किशोरावस्था तक दिया है। किसका, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक करता है। विकास का अध्ययन, व्यक्ति में कैसे विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका अध्ययन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। जबकि इसमें जो मनोविज्ञान में व्यक्ति के जन्म के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। वृद्धावस्था तक पूरा जितना वो सीखने का अनुभव है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उसको शामिल करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पर बेसिक मनोविज्ञान हो गया। अब हम चलते हैं मुख्य धारा में, मतलब बाल विकास क्या है। ठीक है, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये क्या है भाई, वास्तव में बालकों के सर्वांगीण विकास को बाल विकास कहेंगे। मतलब हर पहलू में विकास, मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, संज्ञानात्मक हो, ठीक है, भाषागत हो, ये सभी जो सभी सर्वांगीण विकास है, ये जो है वो बाल विकास है। किसका, बालक का। इसमें गुणात्मक और परिमाणात्मक, मतलब मात्रा में, गुणों में और मात्रा में परिवर्तन होता है बाल विकास के तहत। बालक का गुणात्मक मतलब गुणों में, उसमें गुण आएंगे। ठीक है, धीरे से वो व्यवहार सीखेगा, बड़ों से कैसे पेश आना है, शिक्षकों के सामने कैसे रहना है, कैसे खाना खाना है। गुणों में वृद्धियों के साथ ही परिमाण मतलब मात्रा में उसका हेल्थ भी बढ़ेगा। विकास, विकास का तात्पर्य केवल बढ़ जाना नहीं, वृद्धि का मतलब है केवल आकार, लंबाई, चौड़ाई में बढ़ जाना। ठीक है, ये विकास को दिखा रहा है। ये बचपन से कपड़ा पहनना तो सीख रहा है, लेकिन अलग अलग तरीकों के कपड़े पहनने सीख रहा है, खेलना सीख रहा है, किसी जगह चलाना सीख रहा है। ठीक है, तो ये विकास हो रहा है। वृद्धि के साथ साथ इसमें क्या है, विकास शामिल है। ठीक है, तो इसमें गुणों में भी परिवर्तन होगा और परिमाण मतलब मात्रा, परिमाण का तात्पर्य अंकिक मान अर्थात मात्रा से है। गुण और मात्रा जब दोनों में परिवर्तन हो, मात्रा मतलब बढ़ गया, लंबाई चौड़ाई बड़ा हो रहा है, ठीक है, वृद्धि हो रही है, और गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है तो विकास भी हो रहा है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान में केवल हम क्या करते हैं, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, केवल व्यवहारों का अध्ययन करते हैं बाल मनोविज्ञान में। लेकिन बाल विकास के अंतर्गत हम सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जितने भी तथ्य हैं, चाहे वो गुण हो चाहे मात्रा हो। ठीक है, जो बालकों के व्यवहारों को एक निर्धारित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करता है। बाल विकास में केवल व्यवहारों के अध्ययन में बाल मनोविज्ञान में किया जाता है, लेकिन सभी पहलुओं का अध्ययन जिससे कि बालक का विकास, ठीक है, सही दिशा में हो सके, यह कहलाता है बाल विकास। क्या कहलाता है, बाल विकास। अब इनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो सब जगह आपको दिख रहे हैं, आपको बाल मनोविज्ञान में भी दिखे, शिक्षा मनोविज्ञान में भी दिखे,
और बाल विकास में भी इनकी परिभाषा है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक। बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है, व्यवहार में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन शामिल हैं, ठीक है, ये क्रो एंड क्रो का कहना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में डार्विन का सिद्धांत भी आता है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन या डार्विन क्या बोलते हैं? बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है, व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। शिक्षा बाल मनोविज्ञान ही को समकक्ष हम मान सकते हैं बाल विकास के, लेकिन बाल मनोविज्ञान में हम व्यवहारों का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर, ठीक है, किशोरावस्था तक करते हैं, लेकिन बाल विकास में हम संपूर्ण गर्भावस्था से के काल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक या वृद्धावस्था तक हम करते हैं, ठीक है, व्यवहारों का अध्ययन। वैसा ही स्किनर भी बोलता है कि बाल विकास व्यवहारों का वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार शब्दों को ध्यान रखेंगे, डार्विन भी बोला है, व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है, गर्भ के काल से जब वो पेट में है तब से मृत्यु आने तक, ठीक है। और हरलॉक भी यही बोलते हैं कि बाल विकास, यही बोलती है कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। कुल मिला के गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जो बालक में विकास होगा, अलग अलग अवस्था में जो विकास हो रहा है उसका अध्ययन, उसके व्यवहारों का अध्ययन ही क्या कर रहे हैं, हम बाल विकास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों की परिभाषा है। अब हम देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र क्या हो सकते हैं, मतलब बालक का जो विकास है, जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो किन किन क्षेत्र में होता है। तो जाहिर सी बात है कैसे कैसे होगा, अवस्थाओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बालक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का, फैक्टर्स कौन कौन से उसको प्रभावित करेंगे उसका अध्ययन, बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, स्वास्थ्य का अध्ययन, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, बाल व्यवहारों का, बालक का व्यवहार कैसे, अंतः क्रियाएं कैसी हैं, रुचियां उनमें क्या क्या, और मानसिक क्रियाएं या मानसिक योग्यताएं या क्रियाएं का भी अध्ययन हम करते हैं, किसके, बालक का, किसमें, बाल विकास के अंतर्गत। तो बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी करते हैं, साथ ही साथ बालक अभिभावक संबंधों का भी अध्ययन ये बाल विकास में किया जाता है, बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ये बाल विकास के क्या है, क्षेत्र हैं, एरिया हैं अलग अलग, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। बाल विकास का अर्थ, कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं जो आए हुए हैं प्रश्न, ठीक है, टीटी वगैरह में। तो बाल विकास का अर्थ क्या है भाई, व्यवहार में परिवर्तन है, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास या व्यक्तित्व विकास। जो बाल विकास है उसके अंतर्गत बालक का सभी दिशा में गुणों में भी वृद्धि होती है और परिमाण मतलब मात्राओं में भी वृद्धि होती है, वो ग्रोथ भी करेगा, बढ़ेगा भी, साथ ही साथ उसमें गुण भी आएंगे, ठीक है। तो बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन ही बाल विकास है, बालक का विकास है। ये परिभाषाएं दी गई हैं बहुत सारे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है, बालक का जब विकास हो रहा है तो उसका नेचर कैसा है भाई। जितने भी परिभाषाएं दी गई हैं वो वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, उन्होंने साइकोलॉजी मनोविज्ञान के माध्यम से, ठीक है, उस पर प्रयोग किए हैं। तो कैसा है, विज्ञानमय है, विज्ञान इसमें शामिल है ना, इसलिए अप्राकृतिक है, अवैज्ञानिक है, अनिश्चित, ऐसा विज्ञानमय है। विज्ञान के माध्यम से बाल विकास की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, इसलिए वो कैसी है, विज्ञानमय है, ठीक है। कैसी है, विज्ञानमय है बाल विकास की प्रकृति। अब देखते हैं आगे, बाल अध्ययन का पिता कौन है, बाल अध्ययन, ठीक है, बाल अध्ययन का जो पिता है वो स्टैनले हॉल है। बालक का केवल अध्ययन जब बात करें, ये नहीं शामिल था अभी तक, है ना, आगे पीछे के, तो हम ये प्रश्न बनाकर नया डाले हैं कि बाल अध्ययन का पिता जब पूछेगा तो स्टैनले हॉल को लेना है, बाल अध्ययन का पिता, ठीक है। अब हम देखते हैं वृद्धि और विकास। अब वृद्धि को अभिवृद्धि भी लिख के देगा, वही चीज है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में समझ लेते हैं। वृद्धि
और विकास। ठीक है, वृद्धि क्या है? वृद्धि का तात्पर्य क्या है भाई? वृद्धि का तात्पर्य मनुष्य के आकार, बनावट, ठीक है, भार में होने वाली वृद्धि। मतलब जो वो ग्रोथ कर रहा है, जैसे कि यहां पर बालक, ठीक है, बचपनावस्था से लेकर वयस्क होने तक, ठीक है, कैसा, बड़े होने तक कैसा हो रहा है? उसके आकार, भार आदि में वृद्धि हो रही है। मतलब उसका उसमें फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, तो वो वृद्धि है। केवल मात्रात्मक मतलब परिमाणात्मक चेंज आ रहा है, मात्रा में अर्थात परिमाण में चेंज आ रहा है, गुणों में नहीं आ रहा है। तो वृद्धि के अंतर्गत हम केवल परिमाणात्मक अध्ययन को करते हैं। ठीक है, देखो जस का तस कपड़ा आपको दिख रहा है, इसको, इस चित्र को बहुत ही सोच समझ कर लिया गया है। ठीक है, और कोई एक्टिविटी करते दिख रहा है ना क्या? नहीं, गुणों में परिवर्तन नहीं आ रहा, केवल बढ़ रहा है वो। लेकिन एक चित्र आपको मैं दिखाता हूं विकास का। ठीक है, बढ़ तो रहा है लेकिन पहनने के तरीके बदल रहे हैं। मतलब गुणों में भी वृद्धि आ रही है, परिमाणात्मक हो रहा है लेकिन गुणात्मक भी हो रहा है। यहाँ टैबलेट चला रहा है, फोन चला रहा है, यहाँ पर खेलना सीख रहा है। मतलब गुणों के साथ साथ परिमाण में भी परिवर्तन हो रहा है विकास में, जबकि वृद्धि में केवल परिमाण अर्थात मात्रा में परिवर्तन आपको देखने मिल रहा है। केवल बनावट, भार, वजन ये बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। विकास क्या है? डेवलपमेंट क्या है? विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया, निरंतर होते रहता। हम नहीं चाहें तो भी हमारा विकास होगा। हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हम तो बढ़ तो रहे हैं, तो वृद्धि तो हो रही है। मतलब हमारा परिमाण तो बदल रहा है, मात्रा तो बदल रही है हमारे शरीर में, लेकिन हम कुछ सीखते भी हैं समाज से। तो ये क्या है? गुणों में भी परिवर्तन है। मतलब एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक मोटर, ठीक है, विकास होता है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भाषागत विकास होता है, संवेदनात्मक विकास होता है, इमोशनल मतलब उसमें इमोशंस आते हैं, और साथ साथ सोशल अर्थात सामाजिक विकास भी शामिल है। अब आप बात करते हैं बालक में आयु के साथ होने वाले गुणों में और परिमाण में, मतलब मात्रा में परिवर्तन जो है सामान्यतः विकास के अंतर्गत इसको देखा जाता है। बालक के जब गुणों और परिमाण में दोनों में परिवर्तन हो तो वो विकास है, वो वृद्धि नहीं है। लेकिन केवल बालक बचपन में जैसा था वैसा ही बढ़ रहा है तो वो वृद्धि है। वो उसके गुणों में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, जस का तस है। ठीक है, शून्य बालक, तो वो क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? विकास भी, विकास में गुण और परिमाण दोनों शामिल हैं। तो विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा है, ये आज दे देता है, याद रखेंगे। क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, सीरीज है, क्रम से। ऐसा नहीं है कि बचपन से सीधा किशोर में चलेगा, ऐसा नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो एक क्रमिक होगा परिवर्तन। कैसा होगा? एक क्रमिक मतलब एक सीक्वेंस में होगा। तो क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, चैन है, सीरीज है। ठीक है, विकास की परिभाषा है, विकास की परिभाषाओं को देख लेते हैं। सीधा सीधा परिभाषा लिख के दे देगा किसने कहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन शामिल किया हुआ हूं, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन भी देखने मिलेंगे। तो विकास की परिभाषा है स्किनर के अनुसार। स्किनर क्या बोलता है? जैसे कि आपको देखने मिल रहा है इमेज, तो स्किनर बोलता है कि विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया, इसको पूछ दिया था। मतलब कंटिन्यू, लगातार चलेगा और धीमा चलेगा। मतलब ऐसे नहीं कि एकदम बच्चे हो आज के दिन और सप्ताह भर बाद एकदम बड़े हो गए। सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस चलेगा और धीमा चलेगा। तो विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है स्किनर के अनुसार परिभाषा में। स्किनर और क्या बोलता है? विकास और वृद्धि का परम उद्देश्य है सुसमायोजित और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करना। विकास और वृद्धि का परम उद्देश्य क्या? सुसमायोजित और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्राप्त करना। एक समायोजित और प्रभावशाली व्यक्तित्व का, ठीक है, निर्माण करना या व्यक्तित्व प्राप्त करने की प्रक्रिया वृद्धि और विकास दोनों शामिल हैं स्किनर के अनुसार। अब हम देखते हैं हरलॉक के अनुसार। हरलॉक के अनुसार क्या परिभाषा है? तो विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। मतलब विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि शामिल है ही है, अभिवृद्धि में या वृद्धि में विकास शामिल नहीं है। लेकिन विकास जब हो रहा है तो उसमें अभिवृद्धि शामिल है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बालक।
उसमें वृद्धि होगी, विकास में वृद्धि शामिल होता है। तो विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरन यह व्यवस्थित तथा समानुगत, मतलब आपस में संबंध, व्यवस्थित तो है, एक सीक्वेंस में होगा, और समानुगत होगा, मतलब आपस में संबंधित होगा। जब बालक बढ़ रहा है तो उसके गुणों में भी वृद्धि हो रही है। तो बढ़ रहा है मतलब वृद्धि तो हो रही है, लेकिन गुण भी आ रहे हैं, तो ये विकास भी हो रहा है। ठीक है, तो ये समानुगत होगा, मतलब आपस में संबंधित होगा परिवर्तन, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। मतलब प्रौढ़ावस्था तक जाना है, प्रौढ़ होने तक जाना है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती हैं। उसमें क्वालिटीज आएंगी, क्वांटिटी तो आएगा ही आएगा, साथ ही क्वालिटी भी आएगा, वो बढ़ेगा साथ ही क्वालिटी भी आएगा। तो नवीन विशेषताएं और योग्यताएं उसमें प्रकट होती हैं। प्रौढ़ावस्था तक जाने की प्रक्रिया है ये, ठीक है, जिसमें आपसी संबंध शामिल है और एक व्यवस्थित क्रम शामिल है। ये हरलॉक के अनुसार कथन है। अब मुनरो के अनुसार क्या कहा गया? विकास जो है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है, परिवर्तनों की श्रृंखला है। जाहिर सी बात है, बचपन से लेकर जब बढ़ रहा है तो परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था, देखिए इसमें प्रौढ़ शब्द बहुत सारा शामिल है, तो विकास के लिए कहा गया है, प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। अब इसी कड़ी में बोल लेते हैं अरस्तु। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन, जाहिर सी बात है, आंतरिक कारण मतलब अनुवांशिक कारणों से उसमें वृद्धि हो रही है और बाह्य कारणों से उसमें गुण आ रहे हैं। वृद्धि हो रही है मतलब उसका परिमाण, मात्रा बढ़ रहा है, और बाह्य कारणों से उसके में गुण आ रहा है मतलब गुणात्मक वृद्धि हो रही है, परिमाणात्मक भी और गुणात्मक भी। तो अरस्तु ने वही कहा है कि परिमाण भी बढ़ रहा है और गुण भी आ रहा है, तो ये क्या है? विकास है। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से। आंतरिक कारण क्या होंगे? उसमें ग्रोथ कैसे आएगा किसी भी बच्चे में? अनुवांशिक कारणों से ना, वो आंतरिक कारण है। और बाह्य कारण क्या है? सामाजिक, जिस समाज में वो रहता है वहां से वो क्या सीखेगा? गुण सीखेगा, क्वालिटीज आएंगी उसमें। तो आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है क्या? विकास। बात करते हैं आगे, जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या कहा गया है? विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में सतत रूप से, देखिए सस्टेनेबल तरीके से सतत रूप से व्यक्त होती है, या प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। जब भ्रूण से प्रौढ़ की बात करें मतलब विकास की परिभाषा की बात हो रही है, ठीक है, प्रौढ़ावस्था तक होते रहता है। हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार क्या बोलते हैं सोरेनसन? तो विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यपूरक सुधार की वह प्रक्रिया, परिपक्व होने तक और कार्य पूरा होने तक उसमें जो सुधार हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, गुण भी प्राप्त कर सीख भी रहा है, तो विकास है। यही बोल रहा है कि परिपक्व होने और कार्य के पूरा होने तक जो उसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, जो संरचना एवं स्वरूप, संरचना स्ट्रक्चर स्वरूप में हो रहे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों के फल स्वरूप है, यह है विकास हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार। ठीक है, अब बालक में जो बालक के जब गर्भ में आते ही विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, भ्रूणावस्था से ही उसमें विकास होने लगता है, जो सामान्यतः 9 माह या 10 माह लगभग 280 दिनों तक चलती रहती है, होती रहती है। इस अवधि में शरीर के अंगों का विकास होता है। किसका विकास हो रहा है? शरीर के अंगों का विकास 280 दिनों तक, 9 से 10 माह तक विकास हो रहा है शरीर के अंगों का। अब वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं। सिंपल सा है कि वृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार, बनावट एवं भार में होने वाली वृद्धि, जबकि विकास में मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, चरित्र में भी परिवर्तन आदि ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से होता है। ठीक है, इसमें केवल आकार, बनावट, इसमें सभी पहलू, वृद्धि तो होगी ही होगी, साथ ही मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, चारित्रिक सभी प्रकार के परिवर्तन होंगे और वो ऊर्ध्वगामी होंगे। वो कम नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है।
वृद्धि सीमित होती है तथा परिपक्वता के स्तर तक होती है। वृद्धि कैसी है? सीमित है। और एक उम्र 18 से 21 साल तक के उम्र में वृद्धि होती है, एक्सेप्शन अपवादों को छोड़कर। उसके बाद वृद्धि रुक जाती है शरीर की, ठीक है, लेकिन उसमें विकास होते रहता है। तो विकास जो है वो मृत्यु तक होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित होती है, सीमा नहीं होती, मृत्यु तक चलती है। वृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वृद्धि प्रायः स्थूल रूप में दृश्यगत होती है। अब ये क्या बोल रहा है? वृद्धि आपको दिखेगी, विकास दृश्य तथा अदृश्य दोनों रूपों में होता है। विकास जरूरी नहीं है दिखे, वो दृश्य भी हो सकती है, अदृश्य भी हो सकती है। हो सकता है किसी बच्चे में ऐसी क्वालिटी हो जिसका आपको पता ना हो, है ना, मतलब उसमें विकास हुआ है लेकिन हमको पता नहीं है, वो अदृश्य रूप से है। तो दृश्य तथा अदृश्य दोनों रूपों में हो सकता है। और वृद्धि होगा, बढ़ेगा तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो दिखना ही है। अगर कोई बालक बढ़ रहा है तो दिखेगा, तो वृद्धि दृश्यगत होती है, मतलब देख सकते हैं, जबकि दृश्य तथा अदृश्य दोनों रूपों में विकास होता है। अब वृद्धि क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप से होती है, क्रमिक रूप से और श्रृंखलाबद्ध रूप से। एकदम बच्चा एक दिन में छोटा से लेकर एकदम बड़ा नहीं हो जाएगा, वो क्रमिक और श्रृंखलाबद्ध होगा। साथ ही विकास का कोई क्रम निश्चित नहीं है, विकास किसी भी दिशा में हो सकता है। क्रम निश्चित नहीं है कहने का मतलब है किसी भी दिशा में। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बढ़ रहा है, उसके अलावा उसके पास 2-4 मतलब गुणों में भी इसका विकास हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये नहीं पता, किस प्रकार के गुण आ रहे हैं ये नहीं पता, तो ये इसका क्रम निश्चित नहीं है। अब हम देखते हैं वृद्धि में क्या है। अभिवृद्धि या वृद्धि केवल धनात्मक होती है, केवल बढ़ रहा है, छोटा से बड़ा हो रहा है, लेकिन गुण तो कम और गलत और सही हो सकते हैं, मतलब बढ़ और घट भी सकते हैं। विकास में डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो विकास धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। अभिवृद्धि केवल आनुवंशिक प्रभाव के कारण होती है, जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी बालक की, किसी बच्चे की वृद्धि या अभिवृद्धि कैसी होगी, ग्रोथ कैसा होगा। लेकिन विकास पर आनुवंशिकता के साथ साथ वातावरण, आंतरिक बाह्य, यही तो अरस्तु ने कहा है, का भी प्रभाव पड़ता है। ये सिंपल सा अंतर है। अब लेते हैं प्रश्नों को जो शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक के प्रश्न पत्र में पुराने पेपर में आए हुए थे, ठीक है। सिलेबस के अनुसार चलेंगे, पूरे प्रश्नों को कराऊंगा और जो जो प्रश्न आए हैं उसके ऑथेंटिक सोर्स से उत्तर भी आपको निकाल कर दूंगा, ठीक है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है प्रश्न। द बॉडी साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ, क्यों वृद्धि होती है, किस कारण से वृद्धि होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है इस कारण से संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के रूप में, ठीक है। यह आएगा इसका उत्तर। द बॉडी साइज इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड डायनेमिक डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब जो इंडिविजुअल शिक्षार्थी हैं, जो इंडिविजुअल लर्नर्स हैं, डिफर फ्रॉम वन अनदर इन, किस रूप में? वो एक दूसरे से, कोई एक विद्यार्थी है, कोई दूसरा विद्यार्थी है, दोनों में विकास हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ये बच्चा, पहला बच्चा किसी चीज को, पहला बच्चा बढ़ रहा है, उसी रेट से बढ़ रहा है, उसके शरीर आकार में, वजन में परिवर्तन आ रहा है, दूसरे बच्चा भी सेम दर से बढ़ रहा है, लेकिन वो इसको किसी चीज को समझने में, गुण आने में, किसी चीज को समझने में कठिनाई हो रही है, और ये वाला बच्चा उसको जल्दी से समझ पा रहा है। मतलब इसमें गुणात्मक वृद्धि जो हो रही है, गुणात्मक डेवलपमेंट, विकास जो हो रहा है वो जल्दी हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, ठीक है। बड़ा दोनों साथ साथ रहे, ये जल्दी सीख जा रहा है किसी तथ्यों को, ये कम सीख रहा है। तो किसकी दर? गुणात्मक विकास, विकास की दर जो रेट है, समय के साथ, दर मतलब समय के साथ परिवर्तन, उसको दर बोलते हैं। किसी भी चीज का जब समय के साथ चेंजेस होता है उसको दर कहा जाता है। तो समय के साथ ये जल्दी सीख जा रहा है, समय के साथ ये लेट से सीख रहा है, तो दर मतलब समय के साथ। तो विकास की दर में दोनों भिन्न होते हैं, दोनों में विकास की दर अलग अलग है।
इसमें विकास धीरे से हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन इसमें धीरे से हो रहा है। गुणात्मक मात्रात्मक इसमें समय के साथ परिवर्तन जल्दी हो रहा है। ठीक है, तो विकास की दर, समय के साथ परिवर्तन को दर कहते हैं, रेट कहते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट कह सकते हैं। विकास के क्रम में कोई संबंध नहीं है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, सिद्धांत से क्या लेना देना है, सिद्धांत तो दोनों वाला के लिए वही रहेंगे, कोई संबंध नहीं है। विकास की सामान्य क्षमता पर, इसकी क्षमता कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं। सभी बच्चों के पास 100% बुद्धि है, वो उस बुद्धि का कैसे उपयोग करते हैं वो समय पर डिपेंड करता है कि किसके पास तक वो कैसा डिलीवर हो रहा है, वो जा रहा है। तो विकास की दर में दोनों भिन्न होते हैं। सिंपल सा इसका उत्तर होगा। परिपक्वता का संबंध है, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि, डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट। परिपक्व है, कोई परिपक्व है कोई बच्चा, इसका मतलब उसके इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस पर निर्भर नहीं करता, उसका विकास कैसा है। परिपक्वता का संबंध है विकास से। कोई बच्चा परिपक्व है मतलब उसमें विकास अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध है विकास से, डेवलपमेंट से, ये याद रखेंगे। चलिए, ये सब प्रश्न शिक्षक भर्ती में, सहायक शिक्षक में आया हुआ है। अब किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। सतत है ना, और सस्टेनेबल चलेगा, मतलब कंटिन्यूअस चलेगा, सतत रूप से चलेगा, और धीमा चलेगा। कौन बोला है भाई? अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस। ठीक, कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलाक। कार्लसनिक, पियाजे, स्किनर या हरलाक, किसके अनुसार? कौन बोला है सतत और धीमी प्रक्रिया? स्किनर बोला है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। इसको मैं पढ़ाया हूं परिभाषा को। अब बात करते हैं, बालक का विकास इसका परिणाम है। बालक में जो विकास हो रहा है किसका परिणाम है? वंशानुक्रम का, ये तो आंतरिक हो गया। वातावरण का, ये बाह्य कारक है। आर्थिक कारकों का, ये भी बाह्य कारक है। वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, आंतरिक और बाह्य दोनों कारक अरस्तु ने कहा है इसी का। तो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। तो इनकी अंतःक्रिया का, इंटरेक्शन का, ये परिणाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज में ये टीटी में आया हुआ था ये प्रश्न जो है। अब ये टीटी में एक और प्रश्न आया हुआ है, बालकों की अभिवृद्धि, मतलब वृद्धि, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, एवं विकास को में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है? इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ इज रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड? मेंटल, फिजिकल, कैरेक्टर, इमोशनल, मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, संवेगात्मक। अभिवृद्धि शब्द मतलब ग्रोथ किससे संबंधित है? ग्रोथ शरीर के आकार, वजन, मतलब भार, संरचना में परिवर्तन, शरीर फिजिकल चेंजेस से संबंधित है, शारीरिक से संबंधित है। अभिवृद्धि शब्द जो है शरीर से संबंधित है। इस प्रकार ये जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है, यहां पर खत्म होता है। अगले चैप्टर के लिए लक्षविद भावेश गजपाल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही कोई मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत यूट्यूब शो कर दे। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल लक्षविद भावेश गजपाल सर्च करिए, वहां पर जाके जुड़ जाइए। अधिक जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें। अब हम इसके बाद और भी आगे वीडियोस डालने वाले हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित। इस चैनल पे आप कंटिन्यू बने रहें, और इसके बाद जो वीडियो आना है, जो फीडबैक के वीडियो है मेरे पुराने विद्यार्थियों के, वो आप जरूर देखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।